है स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग विद अंकित श्रीवास्तव में। तो मैं आज आपको जो उस दिन बताया था पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बताया था। तो परिमंडल जो होते हैं वो मैंने 4 बताए थे, आपको याद होगा, वायुमंडल और भूमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। तो ये चारों मंडलों में मैं आपको बता चुका था कि भूमंडल क्या होता है। भूमंडल के 2 बेसन होते हैं, एक जल का बेसन, एक स्थल का बेसन। मतलब स्थल के बेसन को महाद्वीपीय बेसन कहते हैं और जल के बेसन को महासागरीय बेसन। महासागरीय बेसन क्यों कहते हैं महासागर? क्योंकि जल का अधिकतम 97% जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है, इसलिए इसको महासागरीय बेसन कहा जाता है। बाकी जो बचा 2.5 से 3% वो नदियों में, नालों में, झीलों में, तालाबों में, हिमनदों में और इन सबों में पाया जाता है। ठीक है, तो महासागर। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जल की बहुत ही अधिकता है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो 71% भाग पर जल पाया जाता है, 71% भाग पर जल पाया जाता है और 21% भाग पर क्या होता है? स्थल, मतलब जमीन। तो ये है जो अनुपात है इसका, 71% भाग पर जल। इसीलिए हमें क्या दिखता है? पृथ्वी नीला ग्रह दिखता है, क्योंकि जो जल का जो रंग होता है वो अगर हम किसी दूसरे ग्रह से या काफी दूर से देखें तो नीला ही दिखता है। ठीक है, और समुद्र का जल नीला दिखता है। अब बात आई कि समुद्री जल की बात। तो 97% जो भाग है जल का वो समुद्र में ही पाया जाता है। समुद्र में पाने का मतलब ये 97% भाग जल का समुद्र में होता है और बाकी 2.5 से 3% जो भाग है उसमें हमारे पीने का भूमिगत जल भी उसी में है, नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, हिमनद भी हैं और जो जलवाष्प होता है वायुमंडल में वो भी उसी में शामिल है। 2.5 से 3% की बता रहा हूं मैं। तो 97% भाग जो है वो महासागरों में, समुद्रों में पाया जाता है, महासागर। अब ये जो जल है वो क्या है? यूजलेस है हम लोगों के लिए। यूजलेस का मतलब इसको मनुष्य उपयोग में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकता? ये बहुत ही खारा होता है। बहुत ही खारा होने का मतलब ये है कि यदि इसका 1 केजी समुद्री जल लेते हैं तो इसमें कितना? 35 ग्राम, लगभग 34 ग्राम या 35 ग्राम इसमें नमक होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम जल में लगभग 34 से 35 ग्राम क्या होता है? इसमें नमक पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रयोग में नहीं ला सकते। बात समझ गए सब लोग इतनी बात? तो 97% भाग पर जल होता है। इसीलिए महासागरों की ही बात करेंगे जलमंडल में हम। आगे आपको नदियां, झीलें, तालाब सब कुछ बताएंगे। अब हम आते हैं अपनी बात पर। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। क्या है? जलमंडल के मुख्य भाग है। आप प्लीज वीडियो इसके बिल्कुल मत करिएगा। आज आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपने कभी पढ़ी होगी, तो आप जरूर देखें इसको। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस लाइन से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात निकल के आती क्या? कि ये सभी जो महासागर हैं वो आपस में सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए क्या होता है, जो समुद्री जल का जो तल होता है वो एक समान होता है हर जगह। कहीं भी आप देखेंगे, यहां से लेके विश्व में कहीं भी आप चले, समुद्री जल का जो तल होता है वो एक समान होता है। एक समान होने का मतलब है कि जब हम पृथ्वी के किसी भी भाग की ऊंचाई मापते हैं, पृथ्वी किसी भी भाग की ऊंचाई नापेंगे तो हमेशा समुद्र तल से ही मापते हैं। सपोज दैट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमें मापनी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो कहां से नापते हैं? समुद्री तल से। ठीक है, और समुद्र का एक सबसे गहरा गर्त, ये लिखा है मैंने, यहाँ लिख रखा, आगे बताएंगे इसके बारे में भी। ये भी कहां से नापा जाएगा? समुद्र के तल से ही नापा जाएगा। तो इस बात से ये फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे ही मत समझना कि ऐसे ही लिख दिया इसको। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है कि महासागर जलमंडल का एक मुख्य भाग है, आपस में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर कोई पूछे कि समुद्री तल से ही क्यों नापते हैं हम किसी भी भाग की ऊंचाई, तो इसीलिए नापते हैं कि समुद्री तल का जो एक समान तल होता है, समुद्र का जो तल होता है वो हर जगह एक समान होता है। ठीक, बात खत्म हो गई। ये बात समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब दूसरा भाग, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। इसके 3 मुख्य गतियां हमने लिख रखी हैं यहाँ पर। पहला है तरंगे, इसमें तरंगे उठती रहती हैं हमेशा, सभी जानते हैं। ज्वार भाटा अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि महासागर का जो जल होता है, ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं और नीचे जाता है उसको भाटा कहते हैं। महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे जाने को भाटा कहते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं ऐसे ऐसे गति करता है महासागर का जल, तो ज्वार भाटा भी समझ गए। महासागरीय धाराएं, तीसरा है महासागरीय धाराएं। तो ये जो है समुद्री जल की 3 गतियां हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अपना भाग उठाया
विश्व के प्रमुख महासागर जिसमें 97% जल पाया जाता है। तो विश्व के प्रमुख महासागर देखें। अब आप ये बात से शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, 97% जल आप बता रहे हैं और अभी पृथ्वी पर जल बता रहे हैं 71%। तो मैं बता दूं कि 71% भाग है वो जल का है पृथ्वी पर, ठीक है, और 29% भाग स्थल है, जमीन है, ठीक है। अब 71% जो भाग है इसका 100% बता रहे हैं, इसका 100% होता है, ठीक, ये 100% हो गया। अब इस 100% का 97% तो चला गया महासागरों में, बकाया 3% बचा वो नदियां, झील, तालाब जो मैं आपको बता चुका हूँ, हिमनद, जलवाष्प वगैरह उन सब में पाया जाता है। तो हम विश्व के प्रमुख महासागर को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है, इसको लेके चले। ये हमने जो क्रम लिख रखा है ये बड़े से छोटे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है। ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा, इससे छोटा, ये सबसे छोटा, ठीक है। तो प्रशांत महासागर क्या आएंगे, पैसिफिक ओशियन हम समझेंगे। पैसिफिक ओशियन क्या होता है, ये इसका जो साइज है, इसका आकार कैसा है। प्रशांत महासागर सबसे पहली बात विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये तो हो गया विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दूसरी बात इसका आकार है वृत्ताकार, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी आपका कुछ छूटेगा नहीं। जितना भी बेसिक जानकारी है उससे तो आप बहुत आगे तक निकल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो हम बनाते हैं, इससे बड़ा हम नहीं बनाते, नहीं इससे बड़ा तो बोरिंग होता है। इतने में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो इसका आकार जो है वो वृत्ताकार होता है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर लगभग फैला हुआ है, ठीक। दूसरी बात होगी हमारी, पृथ्वी के 1/3 भाग पर लगभग 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। चौथी चीज, ये मेरियाना गर्त जो मैं अभी बता रहा था, ये समुद्री तल से इसको नापते हैं, ठीक है। मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भूभाग है, ये प्रशांत महासागर के ही अंदर है। सबसे गहरा भूभाग मेरियाना गर्त करीब 11,000 कुछ किलोमीटर है, ठीक है, सॉरी 11,000 मीटर, ठीक है, 11,000 मीटर इसकी गहराई है समुद्री तल से। और ये प्रशांत महासागर में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं इसको ध्यान देना है आपको। ये वृत्ताकार है, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसमें मेरियाना गर्त है जो पृथ्वी का सबसे गहरा भूभाग है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा भूभाग क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, गहरा मेरियाना गर्त। ये 2 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब एक और लास्ट बात आती है कि एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। ये बात हमारी खत्म हो गई। ये प्रशांत महासागर की बात थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको समस्या है तो एक बार फिर पुनः रिवाइज करके देखें, ठीक है। दूसरा आता है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक ओशन है। ये क्या है, एस अक्षर के आकार का, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और ये एस अक्षर के आकार का, कैसा, एस, ऐसा, इस तरीके से ये बना हुआ, इस तरीके से है ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इसको हम एक बात बताएं आपको इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे व्यस्त महासागर है। व्यस्त का मतलब सबसे ज्यादा व्यापार जो है, सबसे ज्यादा व्यापार इसी महासागर में होता है। सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा व्यापार इसी महासागर में होता है। विश्व का सबसे ज्यादा व्यापार इसी महासागर में होता है, इसीलिए विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कहा जाता है। और इसका जो तट है वो कैसा है, दंतुरित, एक शब्द आता है दंतुरित, ठीक है। दंतुरित का मतलब क्या होता है, सक्रिय आकार का। और जैसा कि व्यापार करने की दृष्टि से हम लोग जैसे तट बन जाता है, एक तरीके का तट बना हुआ, बना बनाया तट हमें इससे मिलता है, इसलिए व्यापार बड़ा आसानी से हो जाता है। और जगह क्या होता है, कई जगह हमें पोर्ट पे कई जगह नेचुरल होता है, कई जगह आर्टिफिशियल हम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें बना बनाया नेचुरल मिल रहा है, इसीलिए इसका तट जो है दंतुरित है। और ये व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का सबसे ज्यादा व्यापार इसी से होता है। और सबसे व्यस्त महासागर यही है, अटलांटिक महासागर। इसकी तीसरी बात कि पश्चिमी किनारे उत्तर और दक्षिण अमेरिका, 4 महाद्वीपों को अलग कर रहा है, देखना, उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक साइड अलग कर रहा है, और बीच में ये महासागर हो गया। और पूर्वी किनारे पर अफ्रीका और यूरोप दोनों, ठीक है। अब तीसरा आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात करें तो ये अकेला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि अपना देश है भारत।
उसके नाम पर रखा गया। इसका नाम इंडियन ओशन, ये अकेला ऐसा महासागर। इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज सभी लोग जानते हैं ऐसा, ठीक है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में ये स्वयं है, उसके नीचे कुछ है ही नहीं, ठीक है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये त्रिभुजाकार है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि ये इसका एक ही अकेला महासागर ऐसा जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, ये अपना देश भारत। अंटार्कटिक महाद्वीप या दक्षिणी महासागर कह सकते हैं। एक इसको हम एक और नाम दे रहे हैं, इसको आपको याद आ गया मुझे, अंध महासागर भी इसको कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को, ठीक है। अब बात आती है अंटार्कटिक महासागर, इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त के करीब है, ठीक है। तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिक महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर है उसको चारों तरफ से ये घेर रखा है इसने, अंटार्कटिक महाद्वीप। ये बर्फ से बना हुआ है ये भी, ठीक है। अब अगली बात आती है, लास्ट हमारा सबसे छोटा आर्कटिक महासागर आता है। यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, सबसे ऊपर। मैंने आपको पढ़ाया है विषुवत वृत्त, कर्क रेखा का कर्क वृत्त और मकर वृत्त, और ऐसे ही एक होता है सबसे ऊपर जो होता है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में है और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त के चारों तरफ है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त के अंदर है। ये प्रशांत महासागर से एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर से। और उस भाग को हम क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं। जिस भाग से जहां पे ये जुड़ रहा है उसको हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जल संधियों के बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा, आपको जरूर अपलोड करूंगा। बेरिंग जल संधि कहते हैं इसको, इस बात को आप लोग नोट कर लें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।